पूजा की आवाजें लगाने के बाद जब नीति ने नहीं सुना तो पूजा दौड़कर चंद्रकला के पास गई और चंद्रकला से हड़बड़ाते हुए कहा, चाची चाची वो नीति। चंद्रकला इतना सुनते ही घबरा गई और घबराते हुए उसने पूजा से पूछा, क्या हुआ नीति को, कहाँ है नीति? पूजा ने फिर हड़बड़ाते हुए कहा, चाची चाची वो सांड। चंद्रकला ये सुनकर चौंक गई और पूछा, सांड? चंद्रकला ने अब पूजा के किसी जवाब का इंतजार नहीं किया और जहां नीति खेल रही थी उस ओर भागी। चंद्रकला ने वहां जाकर देखा कि नीति ने आंख पर पट्टी बांध रखी थी और पूजा को छूने के लिए गोल घूम रही थी। चंद्रकला ने जोर से आवाज लगाई, नीति। नीति ने चंद्रकला की आवाज भांप ली थी और समझ गई कि कुछ तो हुआ है। उसने झट से आंखों से अपनी पट्टी नीचे की और अपने से कुछ 20 कदम दूर उस काले सांड को देखा और उस सांड ने भी नीति को देखा। नीति बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उस सांड ने नीति की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए। ये देखकर चंद्रकला ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, कोई बचाओ, कोई मेरी नीति को बचाओ। पर वहां खड़े लोग सिर्फ दर्शक बने हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस सांड के सामने जा सके। नीति भी उस सांड को अपनी तरफ आता देख बहुत ज्यादा डर गई थी। उसका गला सूख चुका था और अब उसने चिल्लाना शुरू किया, माँ माँ बचाओ मुझे। सांड ने कुछ 3-4 कदम तो धीरे धीरे बढ़ाए थे पर फिर अपने सींगों को नीति की तरफ करके दौड़ना शुरू किया और ये देखकर दूसरी तरफ से चंद्रकला भी नीति को बचाने दौड़ी। पर सांड की रफ्तार चंद्रकला की रफ्तार से बहुत तेज थी। उस सांड के नुकीले सींग नीति पर हमला करने ही वाले थे कि वो कंबल ओढ़ा हुआ नौजवान सांड से भी दुगनी रफ्तार से दौड़ता हुआ आया और नीति को गोद में उठा के सांड के सामने से झटके से दूर किया। सांड का वार खाली गया। जैसे ही उस नौजवान ने नीति को उस सांड से बचाया, दौड़ती हुई चंद्रकला के पैर वहीं थम गए और राहत की सांस लेते हुए वहीं पर घुटने के बल बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो नौजवान चंद्रकला के पास आया और उसने नीति को चंद्रकला को सौंप दिया। जैसे ही चंद्रकला के सामने नीति आई, उसने नीति को कस के गले लगा लिया और उसके माथे को और गाल को चूमना शुरू कर दिया। पर इन सब में वो उस आदमी का धन्यवाद करना भूल गई थी जिसने नीति को बचाया था। चंद्रकला ने उस आदमी को धन्यवाद कहने के लिए जब नजरें ऊपर उठाई तो देखा कि वो वहां था ही नहीं। चंद्रकला की नजरें अब उस आदमी को ढूंढने लगी थी। तभी उसने देखा कि वो आदमी कंबल ओढ़े हुए कुछ दूर चला गया था। चंद्रकला खड़ी हुई और दौड़कर उसका पीछा करने लगी। भाई साहब सुनिए। पर वो आदमी नहीं रुका और आगे बढ़ता गया। चंद्रकला तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। चंद्रकला ने एकदम नजदीक पहुंचकर आवाज लगाई और कहा, भाई साहब। इस बार चंद्रकला के आवाज लगाते ही वो आदमी वहीं पर रुक गया। चंद्रकला ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, भाई साहब माफ कीजिए, वो मैं आपका अच्छे से धन्यवाद भी नहीं कर सकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। अगर आप सही समय पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं आज अनहोनी हो जाती। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उस आदमी ने सारी बातें सुनी पर चंद्रकला की तरफ बिना मुड़े ही वो आगे बढ़ने लगा। चंद्रकला को ये थोड़ा अजीब लगा। उस आदमी ने 2 ही कदम बढ़ाए होंगे कि चंद्रकला ने फिर आवाज लगाई, भाई साहब। वो आदमी फिर रुक गया। चंद्रकला ने अपनी बात कहते हुए कहा, आपको देखा नहीं कभी इस गांव में, नए आए हो क्या इस गांव में? चंद्रकला की ये बात सुन के वो आदमी आखिरकार चंद्रकला की तरफ मुड़ा और उसने अपने चेहरे से कंबल हटाई। वो एक 35 साल का करीब 6 फीट लंबाई का लंबा चौड़ा आदमी था
लेकिन उस आदमी को देखते ही चंद्रकला की आंखें फटी की फटी रह गई। बदहवास उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, राघव। चंद्रकला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने राघव खड़ा था। चंद्रकला राघव को देखकर गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी और उसने गुस्से में थोड़ी तेज आवाज में पूछा, राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव कुछ नहीं बोला, बस नजरें नीचे झुका के खड़ा रहा। चंद्रकला की तेज आवाज सुनकर गांव के 2-4 लोग भी वहां खड़े हो गए थे और राघव को देख उतना ही चौंक गए थे जितना चंद्रकला चौंकी थी। चंद्रकला ने फिर ऊंची आवाज में राघव से पूछा, बोलो राघव, क्यों आए हो वापस यहाँ पर? इस बार राघव ने झुकी नजरों से ही जवाब दिया, अपने कर्मों का प्रायश्चित करने आया हूँ चंद्रकला। तब तक भीड़ देखकर गांव के कुछ और भी लोग वहां आ चुके थे। चंद्रकला ने उनको देखते हुए राघव से कहा, तुम्हारे कर्मों का कोई प्रायश्चित नहीं है राघव, यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। चंद्रकला के ऐसा कहने पर राघव चंद्रकला के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, ऐसे ना करो चंद्रकला, मैं भीख मांगता हूँ तुमसे। 14 साल की सजा काट चुका हूँ उस एक गलती की। चंद्रकला ने इसका जवाब देते हुए कहा, इसकी सजा जिंदगी भर काटनी पड़ेगी तुमको, और ये फैसला खुद तुम्हारे पिता रामनाथ जी का था। चले जाओ राघव यहाँ से। चंद्रकला की ये बात सुनकर गांव के लोग भी कहने लगे, हाँ राघव, चले जाओ यहाँ से वापस। इस बार राघव भी थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, पर क्यों? क्या इतने सालों की सजा काफी नहीं है? क्या एक गलती की माफी नहीं मिल सकती? अरे एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। चंद्रकला ने इसका जवाब कुछ गुस्से में दिया, पर तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है राघव। ये सब चल ही रहा था कि तभी वहां पर यामिनी भी पहुंच गई, और जैसे ही राघव ने यामिनी को देखा, वो दौड़कर यामिनी के पास गया और कहने लगा कि चाची, अच्छा हुआ आप आ गई। आप इन लोगों को समझाइए ना कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बन करके लौटा हूँ। पर यामिनी ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, नहीं राघव, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। गांव वालों का जो भी फैसला होगा तुम्हें मानना होगा। यामिनी का ये चेहरा चंद्रकला को हजम नहीं हो रहा था। उसे कहीं न कहीं जरूर अंदेशा था कि हो न हो राघव को वापस बुलाने में जरूर यामिनी का ही हाथ है। पर यामिनी की इस एक ही बात ने गांव वालों का दिल जीत लिया और भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। इतना कुछ हो जाने के बाद चंद्रकला ने सबका फैसला बताते हुए राघव से कहा, देखो राघव, ना ही गांव वाले चाहते हैं और ना ही सरपंच होने के नाते यामिनी मालकिन चाहती है कि तुम यहाँ रहो। तो तुम्हारे लिए और पूरे गांव के लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर राघव ने लोगों को समझाते हुए कहा, अरे आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरे 14 साल बीत चुके हैं उन बातों को। मैं अब बदल चुका हूँ। 14 साल में तो राम जी वनवास से लौट आए थे। 14 साल में उम्र कैद की सजा भी पूरी हो जाती है, तो 14 साल के बाद भी मुझे एक मौका नहीं मिल सकता? राघव की इन बातों का अब गांव वालों पर कुछ असर हो रहा था। राघव ने इसका फायदा उठाते हुए आगे कहा, उन सब से मैं खुद इतना ज्यादा शर्मिंदा था कि अपने पिता की मौत पर उनकी चिता को आग लगाने भी नहीं आया था। पर अब मुझे लगा था कि मायापुर के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। शायद 14 साल के बाद तो कम से कम मुझे माफ कर ही देंगे। कहते कहते राघव अपनी आंखों में आंसू ले आया और पिता की मौत वाली बात से तो उसने गांव वालों को भी थोड़ा भावुक कर दिया था। राघव ने इसके बाद अपना आखिरी दांव खेला और चंद्रकला के पैरों में गिर गया और कहने लगा,
ये लो, मैं चंद्रकला के पैरों में गिरकर माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। सरपंच का बेटा होके एक रुदाली के पैर छू रहा हूँ। क्या अब भी आप लोग मुझे एक मौका नहीं दे सकते? चंद्रकला जानती थी कि ये सब बस नाटक है और वो राघव को उठाने लगी। राघव उठो और ये तमाशा बंद करो। पर राघव ने जिद पकड़ ली। नहीं, जब तक आप सब लोग मुझे माफ नहीं कर देते, मैं नहीं उठूंगा। इतने में पीछे से एक वृद्ध आदमी बोल पड़ा। अरे, जब इतना कह ही रहा है तो एक मौका दे के देख लेते हैं। वृद्ध आदमी की बातों से कुछ और भी लोग सहमत हुए और सब में खुसुर फुसुर होनी शुरू हो गई। राघव ये देखकर उठ खड़ा हुआ और सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद कहने लगा और हाथ जोड़े हुए ही यामिनी के पास गया। ये देखकर यामिनी ने गांव वालों से पूछा, क्या लगता है आप लोगों को, क्या इसे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए एक मौका देना चाहिए? यामिनी के इस सवाल में अधिकतर गांव वालों का यही कहना था कि ठीक है, एक मौका दे के देख लेते हैं। और यामिनी ने अपना फैसला सुनाया। तो ठीक है राघव, सर्वसहमति से यही तय होता है कि तुम अब इस गांव में रह सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी भी कोई भी भूल हुई तुमसे या किसी ने कोई शिकायत की तुम्हारी, तो तुम्हें उसी वक्त इस गांव से निकाल दिया जाएगा। राघव ने खुश होते हुए कहा कि नहीं नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद ही इस गांव से चला जाऊंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया, और आप लोगों ने जो मेरी वजह से खोया है वो तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से कुछ खुशियां आप लोगों के चेहरे पर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राघव ने हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद कहा और बोलते बोलते एक बार फिर आंखों में आंसू ले आया था। एक एक करके सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। अब सिर्फ यामिनी, राघव और चंद्रकला ही वहां बचे थे। राघव चंद्रकला के नजदीक आया और उसके कान में कहा, पूरे 14 साल झुलसा हूं इस बदले की आग में, पर अब और नहीं, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो चंद्रकला। और राघव चंद्रकला को गुस्से में देखते हुए वहां से चला गया। पर ये सब सुनकर चंद्रकला के होश उड़ चुके थे कि उसे जिस बात का डर था वही हुआ। राघव के आंसू मगरमच्छ के आंसू थे। चंद्रकला को अपनी चिंता नहीं थी, उसे तो ये चिंता सताने लगी थी कि कहीं राघव नीति या गांव वालों के साथ कुछ गलत ना कर दे। यही सोचते सोचते चंद्रकला नीति को लेकर अपने घर चली गई। यामिनी और राघव दोनों घर आ चुके थे। योगेंद्र भी उनके सामने बैठा हुआ था। यामिनी राघव के वापस आ जाने से बहुत खुश थी, पर राघव को अभी भी नहीं पता था कि यामिनी ने उसे क्यों बुलाया है। तो उसने यामिनी से पूछा, तो बताइए चाची, क्यों बुलाया है आपने मुझे वापस मायापुर में? यामिनी ने अपने चेहरे पर एक गुस्सा लाते हुए कहा, तुम्हारे 14 साल पुराने जख्मों को भरने के लिए, चंद्रकला को खत्म करने के लिए। ये सुनकर राघव का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। यामिनी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बहुत दुख दिए हैं हवेली के लोगों को, सब कुछ छीन लिया उसने हमसे हमारा। 14 साल पहले तुम्हें इस हवेली से निकाल दिया, अब माधव को हमसे छीन लिया। उस कमरे की आत्मा को काली शक्ति बनने दिया ताकि वो मुझे और योगेंद्र भैया को मार दे। यहाँ पर यामिनी ने ये नहीं कहा कि मालती की आत्मा को, उसने ये कहा कि उस कमरे की आत्मा को, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राघव को मालती का सच पता चले। पर ये सब सुनकर राघव पूरी तरह गुस्से से भर चुका था और गुस्से में खड़े होते हुए कहा, अरे तुम मार देते हैं ना उस चंद्रकला को, खत्म कर देते हैं। यामिनी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं राघव, ये मरने मारने की बेवकूफी नहीं करनी है। गांव वाले पहले ही तुमसे नफरत करते हैं, ऐसा कुछ भी करोगे तो फिर से गांव छोड़ना पड़ जाएगा। राघव ने चिढ़ते हुए यामिनी से पूछा, तो करना क्या है चाची? तो यामिनी ने कहा,
सबसे पहले गांव के लोगों के सामने अपनी छवि को सुधारो। गांव वालों के लिए कुछ ऐसा करो कि हम उनके लिए भगवान बन जाए और वो चंद्रकला शैतान। राघव यामिनी की बातें कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, मतलब? यामिनी ने कहा, मतलब यही कि जैसे उसने हमसे हमारा सब कुछ छीना है, वैसे ही हम उससे उसका सब कुछ छीन लेंगे। सबसे पहले उसकी इज्जत और फिर उससे उसकी नीति। इस पर योगेंद्र ने यामिनी से पूछा, लेकिन इसके लिए करोगी क्या यामिनी? तो यामिनी ने दोनों को समझाते हुए कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वाले चंद्रकला को नापसंद करने लग जाए, और उसके लिए हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा, क्योंकि शमशान से भागी हुई काली शक्तियां इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी जिससे गांव वालों को नुकसान पहुंचे, और बस उसी वक्त का हमें फायदा उठाना होगा और गांव वालों को चंद्रकला के खिलाफ करना होगा, और उसके बाद शुरू होगा चंद्रकला की बर्बादी का सफर। लेकिन ये कहते कहते यामिनी के चेहरे पर एक चिंता की लकीर भी दिखाई दे रही थी। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, लेकिन इन सब में एक समस्या भी है। राघव ने यामिनी की चिंता को भांपते हुए पूछा, समस्या? कैसी समस्या? तो यामिनी ने बताया कि यही कि चंद्रकला के पास बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी शक्तियां हैं जिनका मुकाबला करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और इसके लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। योगेंद्र और राघव दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर यामिनी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। तो योगेंद्र ने यामिनी से पूछा, किसकी मदद यामिनी? यामिनी ने उन दोनों को ही कुछ नहीं बताया, पर मन ही मन खुद से कहा, पत्थरभुज बाबा की। और यामिनी मुस्कुराने लगी, पर ये मुस्कान यामिनी के चेहरे पर ज्यादा देर तक नहीं टिकी। तीनों यामिनी के कमरे में ही थे, तभी कमरे का दरवाजा झटके से खुला और तीनों ने जो देखा उससे तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने हवेली में काम करने वाले माली चाचा थे। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था। गले पे तीखे नाखूनों के निशान अंदर तक दिखाई दे रहे थे। वो बस अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्होंने दबी आवाज में कहा, मालकिन, वो पहलवान, उसे कुछ हो गया है, वो सबको मार रहा है। सब लोग ये सुन के हक्का बक्का रह गए, पर माली चाचा इतना कहते ही जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर से सारा खून बहने लगा और वो तड़पते तड़पते वहीं पर मर गए। यामिनी, योगेंद्र और राघव ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। यामिनी ने डरते डरते मन ही मन कहा, पहलवान सबको मार रहा है, मतलब मालती उसके शरीर में आ चुकी है। क्यों पहलवान सबको मार रहा है? क्या उसके अंदर मालती की ही आत्मा है या किसी और की? कैसे बचाएगी अब यामिनी खुद को और हवेली के लोगों को? और क्या किया था राघव ने 14 साल पहले मायापुर के लोगों के साथ? और क्या चंद्रकला बच पाएगी यामिनी के षड्यंत्र से?